भगवान की दया से 2018 में मेरी नीट में 197 और एम्स में 65 रैंक आई थी। कितना टाइम लगा आपको इस प्रिपरेशन में? जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी चालू करी, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों से पहले ही आगे था। पहले बुक लिस्ट क्या थी आपकी? तो 2 बुक्स और हैं और वो उन बुक्स के नाम है PYQ कंपाइलेशन। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं खरीदी, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं खरीदी। आपसे जानना चाहता हूँ द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपकी अप्रोच क्या रहती थी? कौन कौन से चेकलिस्ट आपने किए दैट ये पहली बार में पहले प्रयास में हो गया था? वो व्हाट डू यू थिंक ये मैंने ठीक किया? मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, विजुअलाइजेशन? यस अलॉट। द वन थिंग जो बहुत अच्छी करी मेरे पेरेंट्स ने, दे हैव इनकल्टेटेड सम हैबिट्स, सम वैल्यूज इन मी जो मेरे हर एग्जाम, हर लाइफ के दौरान काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, जानते हो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम्हारा निकलवाना था फर्स्ट अटेम्प्ट में। पहले PYQ करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह करना। डोंट ओवर फोकस ऑन पॉलिटी, इकोनॉमी, बी कॉन्फिडेंट, बी Right. ओवर कॉन्फिडेंट। पेपर के पहले आराम से सो के जाना, यही सोचना कि अगर किसी एक बच्चे का भी प्रीलिम्स में हो रहा है तो वो मैं हूँ और कोई नहीं। Hello and welcome to Margdarshan IS. I hope you are doing well. So today I've got Abhijit Jain. इनकी रैंक 170 रैंक इन्होंने UPSC CC 2025 में ले आई है एंड आपके हिस्से का भी मैं इनको बधाई देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस अभिजीत, आई मीन वेल डन. एंड दिस अटेम्प्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट. पहले अटेम्प्ट में UPSC को क्रैक करना कोई मजाक नहीं है. तो वी हैव रिक्वेस्टेड अभिजीत फॉर अ पॉडकास्ट और मैं भी बहुत क्यूरियस था कि एट द वेरी यंग एज फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे UPSC को क्लियर किया है, सो दैट आप भी अपना क्रूशियल ईयर, क्रूशियल टाइम न वेस्ट करें एंड यू गेट सम गाइडेंस फ्रॉम अभिजीत दैट वो क्या ऐसा सूत्र है, ऐसा क्या सीक्रेट मिल गया है इनको. सो अभिजीत, ऑल योर्स. वेलकम टू मार्गदर्शन IS. आई एम सिद्धार्थ. थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अभिजीत द मोमेंट यू सॉ योर रिजल्ट? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि सोच नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल कोई भी एक दूसरा एग्ज़ाम होते हैं जो मैंने नीट क्लियर किया, अदर एग्ज़ाम, वो एक स्टेप एग्ज़ाम होते हैं. आपने दिया, आपको Right. पता होता है कि आपका क्लियर होने वाला है. ये इतना लंबा एग्ज़ाम है, आप पूरे टाइम अनसर्टिनिटी में रहते हो, तो रिजल्ट आना, इट्स वेरी वेरी गुड फीलिंग. राइट. सो मैं आप लोगों को ये भी शेयर करना चाहता हूँ, ही इज़ जस्ट नॉट अभिजीत, ही इज़ डॉक्टर अभिजीत. एंड इसके बारे में यही खुद अपने बारे में बताएंगे. सो हाउ द जर्नी स्टार्टेड अभिजीत? मतलब स्कूल से आप बताइएगा, वेयर आर यू फ्रॉम एंड स्कूलिंग क्या रही? मैं पन्ना मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ. ओके. वहाँ पर मेरी स्कूलिंग मोस्टली DAV पब्लिक स्कूल में हुई, जो कि एक मझगवा करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ अच्छा. पर स्कूल स्थित था मेरा. उसके बाद मैंने नीट और एम्स की प्रिपरेशन चालू करी थी ओके. फॉर मेडिकल एंट्रेंस. भगवान की दया से 2018 में मेरी नीट में 197 और एम्स में 65 रैंक आई थी. ओहो. इसके बाद आई गॉट इनटू वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, जहाँ से मैंने अपनी MBBS करी थी. ओके. MBBS के दौरान मैंने UPSC के बारे में कभी नहीं सोचा था. मुझे पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम होता है. जस्ट लाइक अ नॉर्मल, जैसे पापा लोग बोलते रहते थे IAS होता है. अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान और फाइनल ईयर MBBS के दौरान नीट PG करके एक एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करी थी. और UPSC कंबाइंड मेडिकल सर्विस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी 4th रैंक थी. मेरी असली जर्नी स्टार्ट होती है जब ऑलमोस्ट मेरा MBBS ख़त्म होने वाला था. एंड मेरी एक सीनियर आरुषि नारवानी मैम, शी Okay. गॉट रैंक 1 इन नीट PG. ओके. एंड दिस इज सेम ईयर 2018? दिस वॉज इन 2023. ओके. ओके. शी गॉट. एंड जो मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी उस वक्त कि यार इसके बाद क्या. एंड उनसे बहुत बातें हुई. ओके. मेरी भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी नीट PG की. आई वाज थिंकिंग कि यार आ जाएगी अच्छी रैंक. बट उन्होंने बताया कि अब सब वापस से शुरुआत करना है, वापस से रेजिडेंसी में सीखना है, वापस से अपने आप को अच्छा डॉक्टर बनाना है, सुपर स्पेशलिटी के लिए वापस से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है. बिल्कुल. तो उससे एक हताशा पैदा हुई कि यार अभी बहुत ज़्यादा है. तो मैं बिल्कुल भी अपनी ग्लोरीफाई नहीं करूँगा स्टोरी कि यार मैंने कोई पेशेंट देखा और मैं बहुत दुखी हो गया और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस में आया. ठीक है, ये स्टोरी चलती है मार्केट में, बट मेरे लिए सच नहीं थी. ट्रू. राइट. इट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन.
मैंने उस वक्त सोचा कि कुछ और करियर ऑप्शन ढूंढते हैं, एंड यूपीएससी वाज नॉट द ओनली वन। ओके। मैंने आईआईएम सर्च किया, मैंने एआई चल रहा था उस टाइम, तो एआई रिसर्च करने का बहुत सोचा। मैंने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज में जॉब करी। ओके। फॉर लास्ट 1.5 ईयर आई वाज वर्किंग एज वेल ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ओके। मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजी, बिजनेस सोचा, सिविल सर्विस वाज वन ऑफ दिट, एंड आई Okay. ट्राइड इट, एंड लकीली भगवान की दया से आई गॉट इट। भाई तो सिविल सर्विसेज का इज लाइक योर पेरेंट्स बोलते थे, वो हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड था, या फिर आपने खुद से देखा कि दिस इज वन ऑफ दोज करियर ऑप्शन इसको ट्राई करते हैं? यार सबके पेरेंट्स जैसे मेरे पेरेंट्स तो बोलते तो थे ही, बट मेरे मन में कभी चाम नहीं आया सिविल सर्वेंट का, बिकॉज मेरे कभी इंटरेक्शन हुए नहीं थे किसी सिविल सर्वेंट से। मैंने कभी कलेक्टर से मिला नहीं था, कभी एसपी मेरे घर आए नहीं थे है ना। तो पापा बोलते थे, मुझे ऐसा लगता था उनके ज़माने की कोई जॉब है जो अच्छी है। इट वाज नेवर अ ड्रीम थिंग। पोस्ट एमबीबीएस मैंने असली में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात करी। मैंने काम करने का जाना, क्या काम कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं, क्या काम में खुशी है या नहीं है, क्या काम करने मिलता भी है या सब पॉलिटिशियन का दबाव है। बहुत सारे लोगों से पूछा और मुझे लगा कि हाँ, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक डिसेंट जॉब है। तो मैंने इसको ट्राई करने का कोशिश किया। और अगेन, सो व्हेन डिड यू स्टार्टेड, मतलब जब आपने सोच लिया कि चलो यूपीएससी देते हैं, सो एंड आई थिंक बाय द टाइम यू वर रेजर शार्प क्लियर, यही करना ही करना है, बिल्कुल। तो फिर वो कब से स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा आपको इस प्रिपरेशन में? मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को 2025 का प्रीलिम्स मैंने दिया था, उसके एक साल पहले से मैंने प्रिपरेशन चालू करी थी। मतलब 24 से आपने चालू कर 24 से चालू करी थी। ठीक है। बट जो मेजर टाइम मेरा गया है वो 6 महीने, उसके भी पहले कंफ्यूज रहने में गया है कि अच्छा। करें ना करें, अच्छा। अदर ऑप्शन सर्च करें, अलग अलग लोगों से बात करें, मिल के आओ, सुपर स्पेशलिस्ट से मिल के आओ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाओ। तो मेरा 6 महीने इस पे बीता है। उसके बाद मैंने मिड 2024 से अच्छे से पढ़ाई चालू करी, और मैंने शुरुआत के कुछ मंथ्स में, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो मैंने 4-5 महीने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम इट थोड़ा थोड़ा जीएस पढ़ता था, नॉट मच। फ्रॉम दिसंबर और जनवरी मैंने थोड़ा जीएस और पढ़ा, एंड फ्रॉम 1 फरवरी मैंने प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चालू करी। 2025 1 फरवरी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी चालू करी, और 25 मई को मेरा एग्ज़ाम था। और मुझे याद है, मैं 25 मई के पहले बहुत कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, नॉट बिकॉज मैंने बहुत सारा पढ़ लिया था, बट मैंने हज़ारों एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। ठीक है। और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मिल रहा था, जहाँ से सब कुछ लगाए थे। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स। ये जो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, बिकॉज जहाँ तक आपने उस कंक्लूजन पे पहुँचे ना, उस कंक्लूजन पे पहुँचने के लिए, प्री मोड में जाने के लिए, आई थिंक लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जिनका मतलब सर्टेनिटी नहीं बैठ पाती है। फॉर्चुनेटली आपका, और आपने अपने स्किल से, कैलिबर से नीट निकाला, तो आपको दुनियादारी की समझ हो चुकी थी बाय द टाइम, यू नो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स के साथ भी थे, आपका पीयर ग्रुप बहुत अच्छा था, यू नो, कंपटीशन एंड ऑल, काफ़ी डॉक्टर्स थे, आपको सजेस्ट करते थे। सो उनके लिए अभिजीत, जिनको ये नहीं एक्सपोजर है, यू नो, कि कॉलेज से निकले एंड देन दे गिव अटेम्प्ट, उनके लिए मतलब डू यू थिंक कि वो हार्ड हो सकता है, या यू नो कि उन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई ऐसा नहीं है जानने पूछने वाला, तो डू यू थिंक कि उनके लिए टफ हो सकता है एज कम्पेयर टू योर जर्नी? पहले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अलग होता है, तो ये नहीं कहूँगा कि नीट की नॉलेज कुछ काम आ गई यहाँ पर, बट जो काम आया, स्किल सेट हर एमसीक्यू एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। राइट। तो अगर जब मैंने प्रीलिम्स की तैयारी चालू करी, तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों से पहले ही आगे था, बिकॉज मुझे पता था एमसीक्यू एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है। 100%। तो हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो बच्चा बिल्कुल कॉलेज से नया निकला है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले एक राइट गाइडेंस पाना बहुत डिफिकल्ट है। राइट गाइडेंस इन द यूपीएससी, फ्लडेड है मार्केट इन्फॉर्मेशन से, बट नो करेक्ट गाइडेंस। सेकेंड, एक कॉन्फिडेंस लाना कि मेरे से हो जाएगा, बिकॉज एक फियर बहुत बड़ा पैदा हुआ है यूपीएससी कार्य में कि ये तो नहीं होता है, तो जिनका होता है बहुत महान होते हैं। मेरा हुआ है, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, सब नॉर्मल होते हैं। एंड ये दो चीज़ जो है, और कंटेंट तो है ही कि बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है, इतना इंटरेस्ट कैसे लाओगे इन सब चीज़ों में, तो ये तीनों चीज़ें बहुत डिफिकल्टी पैदा करती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके, मुझे जैसे बच्चे बहुत सारे रैंकर्स की बुक लिस्ट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जब मैं आपसे बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, तो आई वॉज शॉक टू हियर द बुक लिस्ट। तो मैं अभिजीत से
इनकी बुक लिस्ट पूछता हूँ कि मुझे आप बताएं कि हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज फर्स्ट, पहले बुक लिस्ट क्या थी आपकी? प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम बचा है, अगर ये पूरी किताब पढ़ूंगा टाइम वेस्ट होगा। एनसीईआरटी का रिवीजन कंपेंडियम पढ़ लेता हूँ, शायद टाइम बच जाए। नहीं, अगर यूपीएससी इसके बाहर से सवाल पूछ देगी तो फिर मैं कैसे करूंगा? काश कोई ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जहां पर पिछले 15-20 सालों में यूपीएससी ने जो भी पूछा है ना, उन सबका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाए। लेकिन ये मिलेगा कहां? हाँ जी, डोंट वरी, जो आप ढूंढ रहे हो वो इधर मिलेगा। प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करो, जरूर निकलेगा। ये है वो माइक्रो थीम की समरी बुक जहां पर लास्ट मोमेंट में आप इनको रिवाइज करके प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल स्टडी मटेरियल नहीं है, ये है पिछले 20 सालों में यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे हैं, सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज, उन सब का एक्सप्लेनेशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको क्लिक कीजिएगा। आपको हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जाके रिवीजन मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। जब पेमेंट के टाइम पे ये कोड यूज कीजिएगा, मार्क 2026 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमने इसको कॉम्बो के साथ रिलीज किया है। फॉर एग्जांपल, आपने इसको परचेज कर लिया लेकिन आपने पीवाईक्यू की थीम्स नहीं परचेज किया, मतलब 16 साल के जो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं, उनके आंसर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन ईयर वाइज, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के नहीं ली है, तो फिर हमने कॉम्बो के साथ इसको अटैच किया है। इन दोनों को बाय करने के लिए फिर से आपको हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे पीवाईक्यू कॉम्बो सर्च करना है, जहां माइक्रो थीम और रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा। आपको ये कोड यूज करना है, मार्क माइक्रो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप जाके हमारे वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से इसको आज ही परचेज कीजिए और अपने प्रीलिम्स की रिवीजन की तैयारी आज शुरू कीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक बुक खरीदी है, एम्बर एंड एम्बर फॉर एंथ्रोपोलॉजी। उसका मैंने एक पेज पढ़ा है आज तक। अपार्ट फ्रॉम इट मेरे पास बुक्स दो बुक्स और हैं, और वो उन बुक्स के नाम है पीवाईक्यू कंपाइलेशन, नथिंग एल्स। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं खरीदी, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं खरीदी, और मैं काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ कि ये बुक्स ख़राब नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास बहुत कम समय था, और मैं इन बुक्स को अगर पूरा पढ़ने लग जाता तो शायद मेरा नहीं होता। तो ये बुक्स अच्छी हैं बट मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ 2 या 3 बुक्स ही पढ़ी हैं जो कि पीवाईक्यू कंपाइलेशन ही हैं मोस्टली। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ा था आपने? कंटेंट कहाँ से पढ़ते थे? हाँ, पॉलिटी के लिए कंटेंट 2 चीज़ें थी। एक तो थे कि जिस हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो एक बच्चे के पास कोई एक कोचिंग के नोट्स थे पॉलिटी के, मैंने वो उठाए, है ना, अपने खुद से उसके नोट्स पढ़ के अपने बनाए। ठीक है। और फिर वो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार रख लिया उसको। बहुत अच्छा। छोटे से नोट्स थे। ठीक है। प्रोबेबली एक कॉपी भी नहीं भरी होगी उसकी। नाइस। है ना, ये पॉलिटी के लिए था। अपार्ट यही सेम ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए। अलग किसके लिए था? इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी मतलब मुझे नहीं पता बाकी को कैसी लगती, मुझे बहुत टफ लगी। है ना। जीएस पेपर 3 आप देख सकते हो, स्कोरिंग तो वैसी होती है। बहुत। क्या आपको क्या चैलेंजिंग लगा उसमें? मुझे समझ में ही नहीं आता था। मुझे कंसेप्ट बहुत ऐसा लगता था कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं, और जीडीपी, जीएनपी, फिर उसमें भी एनएनपी, एंड मुझे लगता था क्यों। ट्रेड एक्सचेंज मैनेजमेंट वगैरह, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत टफ था। मैंने उसके लिए मैंने ट्राई किया कि विवेक सिंह करके किताब है, वो कहीं ना कहीं उसकी पीडीएफ पढ़ी है ऑनलाइन सोर्सेस पे। बहुत अच्छी किताब है, बहुत लेमन लैंग्वेज है, अच्छी किताब। 450 या 500 एमसीक्यू है उस किताब में। मैंने कुछ नहीं किया, वो 500 एमसीक्यू सॉल्व करे। मैंने कहा होना होगा तो इससे हो जाएगा। और हर जो भी चीज़ समझ में नहीं आती थी मुझे, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, चैट जीपीटी पे डालता था और उससे बोलता था प्लीज एक्सप्लेन मी लाइक अ वेरी स्मॉल किड, लाइक अ 10 ईयर किड। उससे बहुत अच्छा समझाता है वो। एंड अगेन वो वर्क किया, और मुझे इकोनॉमी का डर लास्ट तक था, इंटरव्यू तक, कि यार इकोनॉमी के कोई सवाल पूछ लिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओके। बाकी जैसे आपने एथिक्स की क्या अप्रोच किया था, बुक लिस्ट वगैरह कैसे थी? ये एथिक्स की मेरा एक दोस्त है संभव, वो मुदित जैन सर से पढ़ता था। ठीक है। एथिक्स, एंड उसके पास मुदित जैन सर के एक नोट्स थे। हाँ। और वो मुदित जैन सर अच्छा पढ़ाते होंगे, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एथिक्स तैयार करना था। अच्छा। तो मैंने उसी से पढ़ा, संभव से कहा कि तू पढ़ा दे भाई, जो इसने सर ने मेरे को तुझे पढ़ाया वो मुझे पढ़ा दे जल्दी जल्दी। और उसके नोट्स पढ़े मैंने। उसके नोट्स पढ़ने के बाद पूरे मेंस में, नॉट जस्ट एथिक्स, पूरे मेंस में मेरा एक ही अप्रोच रहा है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, थीम वाइज उसको कैटेगराइज करो, चैट जीपीटी पे सारे क्वेश्चन डाल दो, पहले खुद से लिखने की कोशिश करो उन क्वेश्चंस को, खुद से एग्जाम्पल्स लिखो, जो भी कर सकते हो, जो भी जितना कर सकते हो खुद से लिखो, ठीक है। फिर चैट जीपीटी का आंसर पढ़ो,
ठीक है, उससे थोड़ा वैल्यू ऐड करो, Value जो भी add करना है करो, एंड देन मूव ऑन। ठीक, ऐसे करके करते 100%, नॉट 50 नॉट 60, मैंने ऑलमोस्ट 100% 10 या 11 साल की PYQ किए थे फॉर Mainstream, एथिक्स, फॉर एवरी सब्जेक्ट, GS3 Everything, GS2 हाँ, GS1, एंड इट हेल्प्ड। ठीक है। बिकॉज इन आवर कॉन्वर्सेशन PYQs बहुत आया है, और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, बैक ऑफ द कैमरा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हमारा जो अप्रोच रहता है ना, मेरा स्पेसिफिकली, एग्ज़ाम हुई एविडेंस के बेस पे। एविडेंस क्या है? PYQ है कि एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस है देख तो लें आखिर पूछा क्या है 10-15 साल में। बिल्कुल। तो ऑलरेडी मतलब मैंने स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो थीम्स रिलीज़ की है, बनाई है माइक्रो थीम्स वगैरह, और वो बहुत हेल्प करती है बहुत स्टूडेंट्स। इनफैक्ट देर आर, अभिजीत आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के जिनके पास कंटेंट नहीं है। आई थिंक आपको पता है हिंदी मीडियम के लिए इट्स लाइक वेरी लेस कंटेंट। वो बच्चे रीच आउट करते थे अबाउट द PYQ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक तो आप प्री का बता दीजिए, फिर उसके बाद मेंस का, आपकी अप्रोच क्या रहती थी? मेरा ये मानना है कि मोस्टली सवाल, मतलब अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट से, तो 80% सवाल PYQ के थीम्स पे होगा। मैं ये नहीं कहता PYQ रिपीट हो जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो 1942 1935 टू 47 के आसपास की जो भी इवेंट हुए थे हिस्ट्री में, वही पूछ रहा है, वही ही पूछ रहा है, राइट, कोई बहुत अलग नहीं है। राइट, तो प्रीलिम्स में थीम्स रिपीट होती थी, तो जहाँ जहाँ भी जो भी थीम रिपीट हो रही है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आओ। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि ये 100% वर्क किया। जैसे मैं कहता हूँ कि स्पीशीज़ वाले सवाल आते थे एनवायरनमेंट पे, बहुत आते थे। मैंने एक्चुअली 100-150 स्पीशीज़ रटी थी, हर चीज़ रटा था उनके बारे में। भगवान की कृपा से एक भी नहीं आई, एक भी नहीं, स्पीशीज तो हमेशा, है ना, मतलब पिछले साल तक बहुत आती थी। हाँ, तो ये अप्रोच बहुत सही है, मतलब इधर उधर भागने से तो अच्छा यही है कि PYQ ही करो, PYQ की थीम्स उठाओ, वही पढ़ो, वही करो। बिल्कुल। जैसे लोकेशंस की, इंटरनेशनल रिलेशन में लोकेशन इज़ अ वेरी बिग थीम। मॉडर्न हिस्ट्री में 1935 से गांधी phase 47 वाला पूरा, गांधी फेज इज़ अ वेरी बिग थीम, हाँ, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक एरा, एंड वो आजकल बहुत पूछ रहे हैं, गुप्ता, वैधा, बुद्धिज्म भी बहुत, बुद्धिज्म बहुत, इस साल बुद्धिज्म नहीं आया, जैसे हाँ, बुद्धिज्म बहुत पूछते थे। हाँ। तो मैंने ये थीम्स उठाई और इन थीम्स को प्रिपेयर करना चालू किया। बहुत डीप पे जाता था। जैसे बुद्धिज्म पे मैं बहुत पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी। टेक्स्ट और लिटरेचर पूछते थे, स्कॉलर पूछते थे, मैंने कंफ्यूज करते थे। ऑलमोस्ट सारे याद किए थे जितने हो सकते थे ये सब चीज़ें। भाई इनक्रेडिबल है। बहुत मुश्किल है याद करना वो तो। वो बहुत मुश्किल था याद करना, लेकिन मैंने काफ़ी याद किए थे। नहीं आए वो अलग बात है, बहुत ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हाँ मेरी प्रिपरेशन इस डायरेक्शन में थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ आना चाहिए जब पेपर के पहले, बट आप इतना, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप पेपर के पहले कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से नींद लेके जाओ। अगर मैं अनकॉन्फिडेंट होता, बहुत थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट होता, तो भाई मैं सो नहीं पाता और पेपर वैसे ही खराब हो जाता। तो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग कि PYQ इज अ लॉट इन प्रीलिम्स। मेंस के लिए आपने आंसर राइटिंग मतलब कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि नीट का पेपर मोस्टली बेस्ड ऑन MCQs रहते हैं, तो ये आंसर राइटिंग वाज न्यू टू यू, राइट? वेरी। तो कैसे मतलब किया? मतलब आपको भी सारे बच्चों की तरह लगता था कि यार फोमो, डर, कैसे लिखूं, समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक हो रहा है? हाँ, 100% ये लिखता था। मैं हमेशा पहले से लिखना चाहता था, बट मैं कभी नहीं लिख पाया क्योंकि डर था कि यार कैसा लिखूंगा आंसर। बट हुआ क्या कि प्रीलिम्स मेंस के बीच में अब ऐसा हो गया कि लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना फेल हो जाएंगे। तो अब क्योंकि इतना डर था तो मैंने लिखना चालू किया, और मैंने लिखता वैसे ही था कि GS1 से स्टार्ट किया था। GS1 के हिस्ट्री से, GS1 के हिस्ट्री के सारे सवाल उठाए और खुद से लिखना चालू किया, कुछ भी। ओके। बिल्कुल डर नहीं था कि कौन जज करेगा। और फिर यही क्वेश्चन मेरे रूममेट हर्ष भैया थे, उनसे बहुत मदद मिलती। वो बहुत अच्छा लिखते हैं GS, बहुत अच्छे नंबर है उनके। तो उनके आंसर्स पढ़ता था। उन्होंने मेरी हेल्प करी कि वो भी मेरे सेम आंसर लिखते थे जो मैं लिखता था। प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस? Yeah, he is also, he got a good rank. He was 260, he is 261 in this year. अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। And his GS marks are amazing. वाओ, वाओ। तो वो भी सेम आंसर लिखते थे, तो मुझे पहले तो उनसे थोड़ा सा पता चलता था ह्यूमन कैसे आंसर लिखता है। फिर मैं एक देखता था रोबोट या ChatGPT कैसे आंसर लिखता है, और दोनों को अमलगमेट करके कुछ ना कुछ एक अपना एक कंटेंट बनाता था और जस्ट लिखता था। Were you also made, did you made one pager notes भी, short? बिल्कुल। GS मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में GS1 के, सोसाइटी के, ज्योग्राफी के एंड हिस्ट्री के छोटे छोटे नोट्स थे मेरे पास। और ये कैसे बने थे? इट वाज नॉट कि मैंने कोई थीम्स उठाई थी,
जो भी PYQ आ रखे हैं, मान लो PYQ एक टॉपिक पे आया एक क्वेश्चन, उस टॉपिक के अराउंड 3-4 जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का एक कंटेंट बनाया और वो अपने 1 पेजर नोट्स में डाल दिया। ओके, सो माई 1 पेजर नोट्स वॉज नॉट आंसर क्वेश्चन आंसर, बट हाँ 3-4 क्वेश्चन आंसर को मिला के जो भी एक 1 पेजर बन सकता है वैसा बनाया। सो बेसिकली आपने माइक्रो थीम को अपना सब टॉपिक बना लिया। यस डेफिनेटली, माइक्रो थीम बहुत हेल्प की है मुझे। पता नहीं कौन सी कोचिंग के थे, बट एक PDF मुझे माइक्रो थीम के अवेलेबल थी इंटरनेट पे, और वो हमारी माइक्रो थीम बहुत है, इट्स वायरल। हाँ 100% हो सकती है सर की ही माइक्रो थीम हो। लेकिन सो व्हेन यू से कि मतलब ये तो ठीक है लिखने का, लेकिन जब आप लिख रहे हो हाउ डू यू अप्लाई, बिकॉज माइक्रो थीम विल हेल्प यू टू गेट यू कि चलो मतलब क्या पर्सपेक्टिव है, डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट अबाउट द करंट। अच्छा, मैंने कभी न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए, है ना, बट मुझे एक लमसम आइडिया, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत बिल्कुल डीप में घुस के एक लमसम क्वेश्चन आते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ लग गए, है ना, और ये न्यूज़पेपर पढ़ो ना पढ़ो भगवान की दया से सबको पता ही होता है ये चीज़ कि भाई ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। हाँ, एक अवेयरनेस के लिए, राइट, अवेयरनेस तो होती है। अब मैं करंट अफेयर्स डालने की बहुत कोशिश करता था, और मैं कोशिश कैसे करता था, मैंने अपने चैट GPT को प्रॉम्प्ट दे रखा था कि जो भी मैं क्वेश्चंस तुमसे प्रिपेयर कराता हूँ तो मैं उस पर 24-25 के करंट अफेयर्स के 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो मुझे हर माइक्रो थीम के 1-1, 2-2 करंट अफेयर आते थे, एंड दैट वाज इनफ। आपको 2 पेज के हर माइक्रो थीम के लिए करंट अफेयर नहीं चाहिए होते, आप क्वेश्चन में 2 पेज में एक ही पॉइंट लिख पाओगे ना करंट अफेयर का, 2 पॉइंट, तो उतने मेरे पास थे, और वो मैं इंट्रो, कंक्लूजन या कहीं एग्जांपल या केस स्टडी डाल के कर देता था। इट्स लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस पे यू वुड हैव लाइक सर्टेन 2-3 करंट अफेयर हमने नोट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ग्लोबलाइजेशन है, बिल्कुल, तो एक टॉपिक आ गया उसके ऊपर हमने, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस साल एक क्वेश्चन था शायद GS में डी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, GS 1 पे था। हाँ, ठीक है, अब मैंने ग्लोबलाइजेशन है, डी ग्लोबलाइजेशन पे सवाल आ भी चुका है, तो मैंने डी ग्लोबलाइजेशन उसकी अलग साथ में थीम पकड़ के चैट GPT से पूछा था। अच्छा, अब चैट GPT ने इसमें साथ में कुछ कोड्स देता था, कुछ करंट अफेयर्स देता था, तो एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर जी, उनका एक कोड था कि वर्ल्ड डी ग्लोबलाइज नहीं हो रहा है, बट बस ऐसी जगह जा रहा है, सप्लाई चेन ऐसी जगह जा रही है जो बहुत रिलायबल हो, नॉट एफिशिएंट, बिकॉज पहले ज़माने में एफिशिएंट सप्लाई चेन पे हम करते थे, अब चाहते हैं कि भाई रिलायबल पार्टनर हो, हम सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, फ्रेंड शोरिंग नियर शोरिंग हो रही है, तो उनका ऐसा कोड था। अब वो क्योंकि चैट GPT ने दिया था, वो मेरा करंट अफेयर बन गया। मैंने लिख दिया कि यार रिसेंटली S जयशंकर जी हैड said it, quoted, you have quoted it, and it looks wonder, दिखने में सुनना अच्छा लगता है। It is. So I also believe कि rather than mentioning again an example of like for example Ashok Khemka, for example every time you quote Mahatma Gandhi, every time you quote let's say any Subhash Chandra Bose, या फिर मतलब ये कि आपको there are many other freedom fighters, there are many other bureaucrats or maybe ministers, politicians जिन्होंने बहुत incredible कहा हुआ है। We can quote Chief Justice, we can quote Justice. So ये मतलब मतलब क्रिएटिव थिंकिंग आती थी आपके? डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा मेरे आती थी, चैट GPT को आती थी। हाँ, ये कह सकते। ठीक है, चैट GPT बहुत सारे कोड्स लिख के देता था मुझे। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन पे मेरे प्रॉम्प्ट थे कि एक दो कोड्स लिख के देने हैं ज़रूर से। तो जैसे हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़ जी, उनके कोड्स बहुत अच्छे कोड्स होते थे, बिल्कुल, हाँ, है ना, अबाउट कि एक उनने कोड दिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट ही फेमिनिज्म पे है, तो हम ये बोल ही नहीं सकते फेमिनिज्म कोई न्यू टॉपिक है। हमारे 50 साल 70 साल पहले भी लोग सब कुछ जो लिखा है जेंडर इक्वालिटी वगैरह पे लिखा हुआ है। तो ऐसे कोड्स लिखना, अलग अलग लोगों के कोड्स देता था वो, और जो प्रोबेबली इनरिच्ड किए हैं मेरे आंसर, क्योंकि मेरे पास बाकियों जितनी नॉलेज तो नहीं थी। मेरे रूममेट को बहुत अच्छा आता था, बहुत सारे UPSC एस्पिरेंट होते हैं उनको बहुत अच्छा आता था। इट इज़ जस्ट कि मेरे पास कुछ नया तरीका था, नई चीज़ें थी जो शायद वर्क कर गई हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब बिकॉज नाउ यू आर इन द ग्रुप, यू आर अ सिविल सर्वेंट नाउ, कि वो कौन कौन से चेकलिस्ट आपने किए दैट ये पहली बार में पहले प्रयास में हो गया था, व्हाट डू यू थिंक ये मैंने ठीक किया? मेरा बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ मैं, लेकिन फर्स्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा इट्स कंसंट्रेशन। ओके, जब मैं पढ़ रहा होता था कोई सवाल नहीं मोबाइल हाथ पे हो, इट इज़ जस्ट iPad, माई नोटबुक एंड मी।
So your iPad didn't get any notification? No, nothing. It has no Telegram, it has no WhatsApp, it has nothing. Okay. No YouTube, it has nothing. It has Nothing. just ChatGPT. Okay. And ChatGPT and Safari, जिससे हम Right. कुछ वेब सर्च सर्च करते थे, राइट. तो कंसंट्रेशन वॉज अटमोस्ट थिंग. और आपको कभी लगता है कि आपके इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जाएंगे, मम्मी पापा का कॉल आएगा ये वगैरह, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आप करके देखो, सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे. उन सबको पता है कि अभी भैया 10 से 11 बजे के बीच में कॉल उठाते हैं. Yeah. सब लोग 10 से 11 के बीच में ही कॉल करेंगे. फिर आपको आप अपने आप को तो कमिट करो पहले. दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है चेकलिस्ट थी कि ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस. ओके. कि डरना नहीं है. मेरे को हर लोग ने ये बोला कि पहले अटेम्प्ट पे नहीं होता. हर बंदे ने बोला कि जॉब के साथ नहीं होता. हर बंदे ने बोला कि पहले अटेम्प्ट में मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते, अगर प्रीलिम्स में हो भी गया तो. ओवर कॉन्फिडेंस की हो जाएगा, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ है और इस प्रिपरेशन में डर बहुत लगता है. डर अपने आप से, डर बाहर वालों से, सोसाइटी का डर कि भाई उनने इतनी एक्सपेक्टेशन करी है, और साथ साथ में वो वाला डर भी कि यार एक्चुअली जो मेरे से 3 साल सीनियर एक्सपीरियंट है उनको आता है ज़्यादा, मैं कैसे उनको कम्पीट कर पाऊंगा. डर को कैसे हटाया आपने? डर को हटाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि डू नॉट एसोसिएट योर सेल्फ विद द रिजल्ट. Whenever you associate yourself with the result that is temporary and limited, fear always comes into the picture. ये तो वही बात होगी कि कृष्ण बोलते थे, हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते. भगवान श्री कृष्ण बोलते थे, ये जो आपने लाइन बोली है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बट हाँ, वही चीज़ें. और जैसे ही आपने एसोसिएट करना बंद कर दिया, तो आपका डर बहुत हद तक खत्म हो जाएगा. और दूसरी चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंस, कि किसी का हो ना हो, मेरा होगा. मुझे नहीं पता कितनी सीट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, अगर एक भी है तो इट इज़ माइन. आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, विजुअलाइजेशन? लाइक यू विजुअलाइज योरसेल्फ? यस अ लॉट. मतलब ये तो होगी साइकोलॉजिकल थिंग कि विजुअलाइज करना. मैं क्या बिलीव करता हूँ कि आई विजुअलाइज एवरी मॉर्निंग कि मेरा दिन कैसा होने वाला है, मैं दिन में आज क्या क्या करने वाला हूँ. ओके. एवरी माइक्रो थिंग. जैसे आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास, तो मैं सुबह उठ के विजुअलाइज कर चुका था कि मैं इतने बजे नहाना है, इतने बजे यहाँ आना है, इतने बजे यहाँ पर आना है. इससे होता क्या है कि आप शायद अच्छा कर पाते हो जो भी चीज़ कर रहे हो, आप मोर कॉन्सेंट्रेटेड होते हो जब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं. व्हाट्स गोइंग टू कम, राइट? 100%. तो विजुअलाइजेशन में काफ़ी बिलीव करता हूँ. विजुअलाइजेशन और ड्रीमिंग में क्या अंतर है? लाइक स्टूडेंट को जानना जरूरी है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे ड्रीम. आई विल टेल यू वन ऑफ माई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है मेरा, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, अटेम्प्ट देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है. पहली बार उसको था कि मेरे को IAS बनना है, अब कह रहा है मेरे को IFS बनना है. ठीक, अब वो ड्रीम कर रहा है, ड्रीम करते हुए जा रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, स्टेज पे हूँ, ये एंड ये ड्रीम लाखों एस्पिरेंट्स का है. तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट? बच्चों को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स को कि भाई तू ये कर? यार मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं इस दुनिया में. एक बहुत महान व्यक्तित्व APJ अब्दुल कलाम साहब. उनकी बहुत फेमस लाइन है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जिनकी वजह से नींद ना आए. अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सपने देखो, बहुत अच्छी बात है, बट आप जब सोचते हो कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना है मुझे, इट्स अ सपना. जब आप सोचते हो कि मुझे माउंट एवरेस्ट की पहले बेस पे जाना है, पहले बेस पे मैं ऐसे पहुंचूंगा, सेकंड बेस पे मैं ऐसे पहुंचूंगा, दैट्स विजुअलाइजेशन एंड स्ट्रेटेजाइजेशन, दैट ड्रीम. जब आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट को सोचते हो, इट्स अ ड्रीम कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एंड इट्स वेरी शैलो थिंग. लेकिन जब आप विजुअलाइज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिन में क्या क्या करने वाला हूँ, एक एक चीज़ पता होती थी, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स. जैसे एक माउंटेनर को चढ़ना होगा उतने ऊपर, तो सोचेगा कि मैं ये करना है, वो करना है, फिर एक फर्स्ट बेस पे पहुंचूंगा. तो दिस इज अ विजुअलाइजेशन. तो ड्रीम इज वेरी शैलो थिंग. मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट ड्रीम के साथ साथ उसको विजुअलाइज करो, माइक्रो प्लान करो, जिससे वो ड्रीम एक्चुअली आपके सामने होता हुआ दिखे. लास्ट 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ. हमने भी बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे आपके ऑप्शनल की. सो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, एंड आई वांट कि फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म बहुत स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज now AIR1 is from medical background, right? So and there are not only AIR1, there are many candidates who cleared UPSC this year, including Abhijit as well, from the medical background. So optional के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो आपने एंथ्रो लिया था, then you thought कि नहीं, अगर मैं किसी को recommend करूँगा तो zoology करूँगा. जिस दिन मेरा ऐसे का पेपर था, उसके पिछले दिन ना मैं सर्च कर रहा था
PYQ, धोखे से जूलॉजी का पेपर खुल गया मेरे सामने, एंड मैंने देखा इसमें से ऑलमोस्ट सब कुछ आता है मुझे, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कहीं 11th में, कहीं 12th में, कहीं फर्स्ट ईयर MBBS में. एंड जूलॉजी इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव पेपर, एंथ्रोपोलॉजी इज सब्जेक्टिव पेपर. मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया, ठीक है, मेडिकल साइंस नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़ा था, एंथ्रोपोलॉजी लिया क्योंकि छोटा सोचा था, बट असली में छोटा नहीं था बिल्कुल भी, कहीं से भी. बिल्कुल. एंड इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर. जब मैं पेपर दे के आया तो मुझे लगा 300 तो आ ही जाने चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छा पेपर लिखा है, बट असली में नहीं आए. 268 माई मार्क्स. मुझे लगा कि पूरा UPSC सब्जेक्टिव है, GS सब्जेक्टिव, essay सब्जेक्टिव, पर्सनैलिटी टेस्ट है सब्जेक्टिव. कुछ अपने अगर इसमें कहीं भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आ सकता है तो प्लीज टेक ऑब्जेक्टिव पार्ट. सही बात. लाइक ऑप्शनल, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, right. जूलॉजी, कॉमर्स, कुछ भी जिसमें आपको पता हो कि भाई मैंने अच्छा किया तो मेरे अच्छे नंबर आने वाले हैं, Exactly. जिससे आप एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज कर पाओ. अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मेरे एंथ्रो में तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और ऐसा वैसा नहीं आया अंत में. और मैंने अपने एंथ्रो के टीचर्स को अपने पेपर दिखाया था रीराइट करके कि कैसा लिखा है मैंने. उन्होंने भी बोला कि बहुत ही अच्छा लिखा है, बट इट्स जस्ट अ मियर सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जाम कि भाई उसमें नहीं होता है. लोग सोशियोलॉजी लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं. मैं कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, इनमें नंबर आते हैं, बट आपको कभी पता नहीं होता कि मेरे नंबर इतने आने वाले हैं, या फिर आपके कम आ गए तो आपको ये नहीं पता होता क्यों कम आए, क्यों ज़्यादा है. उसमें पता होता है. एंड जूलॉजी में मेडिकल स्टूडेंट्स को इसलिए बोलना चाहता हूँ, जो एनिमल किंगडम है, एवोल्यूशन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स पढ़ रखी हैं अच्छे से. इट्स जस्ट रिवीजन करना है. और आपका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है जूलॉजी में. एंथ्रोपोलॉजी में इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आई सजेस्ट कि यार एक बार देख लेना जूलॉजी ऑप्शनल भी. लेना नहीं लेना इट्स अप टू यू, बट डू कंसीडर इट. राइट. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अभिजीत, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है इस पूरे सफ़र में? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर वो देखेंगे इस वीडियो को तो मैं उनको भी एक तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत ही काबिल बच्चा है, मतलब बहुत ही शार्प है, एंड आई थिंक आपका आशीर्वाद सब कुछ है. तो क्या रोल रहा है पेरेंट्स का? सबके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे. सबके पेरेंट्स भरपूर मेहनत करते हैं. जो मेरे पेरेंट्स का सहयोग था, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया फूड, शेल्टर, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग, ये सब करते हैं. द वन थिंग जो बहुत अच्छी करी मेरे पेरेंट्स ने, दे हैव इनकल्टेटेड सम हैबिट्स, सम वैल्यूज़ इन मी, जो मेरे हर एग्ज़ाम, हर लाइफ के दौरान काम आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी टेलीविज़न नहीं देखती थी, वो खुद पढ़ती थी. एक प्राकृत करके लैंग्वेज होती है, मेरी मम्मी उसको सीख रही थी. तो मुझे, और पाठशाला जाती थी, पढ़ती थी, मुझे लगा शायद पढ़ना एक अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ नहीं होती है. जब मैं छोटा था मुझे हर बच्चे की तरह मैग एंड लेज वॉज माई फेवरेट. मैगी एंड लेज वॉज माई फेवरेट. मेरी घर वालों ने और एक गुरुजी आए थे, उन्होंने वो कहा कि अगर तुम्हें कुछ बड़ा बनना है तो उसको छोड़ दो. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैगी लेस छोड़ने की वजह से मैं आ गया, बट क्योंकि मैंने मैगी लेस छोड़ पाया, मैं अपनी सबसे फेवरेट चीज़ को त्याग कर सकता हूँ. तो आई हैव अटर इनर स्ट्रेंथ कि मैं कुछ भी चीज़ को छोड़ के कुछ भी चीज़ कर सकता हूँ विथ अटमोस्ट कंसंट्रेशन. और मेरे घर वाले ना ये चीज़ डेली कराते थे, डेली छोटे छोटे त्याग कराते थे. जैसे रोज़ मेरे नियम होते थे कि आज तुम राजा होटल के समोसे नहीं खाओगे, आज तुम टेलीविज़न नहीं देखोगे, आज तुम अपने आप को आईने में नहीं देखोगे. एंड दी स्मॉल स्मॉल थिंग, कि इससे होता क्या है कि आप रोज़ कमिट करने की आपके अंदर एक स्ट्रेंथ बन जाती है. एंड दैट हेल्प मी अलॉट. तो मैं ये बोलना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स का सबसे वैल्यूबल योगदान ये था कि उन्होंने मेरे अंदर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड कुछ हैबिट्स, कुछ वैल्यूज़ ऐसी इंकलकेट करी कि जो मुझे नॉट ओनली इन दिस एग्ज़ाम, लाइफ में हर जगह काम आती है. दिस इज़ वेरी वेरी इनक्रेडिबल. अगर आप, बिकॉज आई लिसन टू साइकोलॉजिकल पॉडकास्ट अ लॉट, तो आप जितने भी जो हबरमैन हैं अपने, या फिर साइमन सिनेक, these people, they talk about if you wanted to achieve something in life, you have to, we can't call it sacrifice. आपको सबसे अपनी पसंद चीज़ को कुछ टाइम तक रोकना पड़ेगा, और वो ज़िद बना लो कि जब तक मैं ये ना करूं तब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा. आई थिंक जो आपने लेज़ और मैगी वाली बात बताई, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ.
ये जो ऑफिस मार्गदर्शन आयोग का आपने देखा है, हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो आज से लगभग 7-8 महीने पहले, सो आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी बहुत पीता हूँ मैं। तो मैंने पेपर पे लिखा था कि मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मैं देखूँगा नहीं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में था, अपनी मम्मी को मैं लेने जा रहा था ट्रेन से, एंड देन वहाँ पे लिखा मैंने कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, और वो डाल दिया, और कुछ ऐसा डाला कि नहीं, आई विल लाइक नेवर। और उसके बदले में क्या, मतलब बदले में क्या, सो उसके बाद देन आई वांट टू सी मार्गदर्शन आईएएस इन ORN, आई वांट टू सी मार्गदर्शन आईएएन, लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि नहीं एक भैया हैं, मदद करते हैं, ठीक है, और मदद फ्री में तो होती नहीं है, ठीक है, कोई आ गया, आपको पेड है, आप पेड लीजिए, नहीं है तो आप मुझसे फ़ोन पे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये ले लिया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ अभिजीत, जो आप बता रहे हो, आपने तो चाइल्डहुड पे किया था, मैंने तो अभी इस एज में किया है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्रेविंग्स आती हैं और ऐसा लग रहा है कि, बट इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने बताया ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। व्हेन आई वाज टेलिंग, दीज पीपल नो अबाउट मी, व्हेन आई वाज इन UK, व्हेन आई वाज इन लंदन, उससे पहले आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, बहुत बुरी संगति में था। ड्यूरिंग कोविड यही जो फिलॉसफी आप बता रहे हो वही मैंने अपनाई, एंड देन आई क्विट एवरीथिंग। इट्स बिन 5-6 years नाउ। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि UPSC के जर्नी में, आई थिंक सक्सेस अगर हमें कुछ पाना है तो ये अपनाना पड़ेगा। एंड हेड्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, मैं तो उनसे अगर मौका मिलेगा एक बात करना चाहूँगा कि आपको कहाँ से ये पता चला, कि उन्हें कैसे पता चला। सो आई मीन वेल डन ऑन दिस पार्ट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू आस्क यू अबाउट पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, जिसको हम लोग कहते हैं, हमें हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे आपने बताया कि आपके जो रूममेट थे, आपके नीट के प्रिपरेशन में भी या फिर कॉलेज में भी, अ लॉट ऑफ पीपल दे हेल्प्ड यू। हाउ मच द गाइडेंस वाज देयर विथ यू, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, और गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, पीयर गाइडेंस, फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मतलब? बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। मतलब गाइडेंस के बिना आपके पास पैर होंगे, बहुत तेज़ चल सकते हो, बट आपको पता नहीं कहाँ चलना है। शायद गड्ढे में गिर जाओ, शायद सीढ़ी चढ़ जाओ। तो मेरे को सबसे ज़्यादा गाइडेंस इस प्रिपरेशन के दौरान जिसने भी जहाँ से मिली है, उनका नाम था हर्ष लोढ़ा, हर्ष संतोष लोढ़ा। वो मेरे रूममेट हैं, एंड ही गॉट AIR 261 दिस ईयर एज वेल। मैं पैर पड़ता हूँ उनके कि उन्होंने मेरा एग्ज़ाम निकलवा दिया। काफ़ी सब्जेक्ट लाइक मिडीवियल हिस्ट्री उन्होंने ऐसे एक दिन में मेरे को पढ़ा दी थी, एंड ही इज़ एक्चुअली द वन। अगर इस प्रिपरेशन के दौरान जिससे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, उनका नहीं हुआ, बट वो मेरे से कई ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो मेरे से कई ज़्यादा होशियार हैं। मैं बोलता हूँ ये एग्ज़ाम काफ़ी लक बेस्ड है, काफ़ी वो है। जानते हो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम्हारा निकलवाना था फर्स्ट अटेम्प्ट में। लिटरली ये सब बना हुआ यूनिवर्स है, और उनकी जो पिछले 2-3 साल की जो भी मेहनत रही होगी वो यहाँ पे आई है, और सपोर्ट किया करने। वेरी वेल डन हर्ष, थैंक यू सो मच। सो गाइडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस UPSC, बिकॉज कंटेंट की अब ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। ChatGPT आ चुका है, सब कुछ है उसके अंदर, जितनी पॉलिटी चाहिए, जितना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जितनी इकोनॉमी चाहिए, सब कुछ है। इट इज़ जस्ट हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू गेट द गाइडेंस टू राइट इट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। हमने इस कॉन्वर्सेशन में ChatGPT का, AI का बहुत यूज़ था, और आई थिंक आपने बैक ऑफ द कैमरा बता भी रहे थे कि आप शायद अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता तो मैं AI में ही काम करता। बिल्कुल राइट। तो AI UPSC के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है? आज की डेट में एवरीबडी हैज़ मोबाइल, गूगल हैज़ ऑल्सो इंसर्टेड AI जेमिनाई, फ्री में है। हाउ कैन वी यूज़ इट, लाइक एज एन एस्पिरेंट आपने कैसे यूज़ किया था, और मतलब फोकस्ड कैसे किया था AI को? ठीक है, मैं इसको 3 पार्ट में बताता हूँ, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। फॉर प्रीलिम्स, आपके कोई भी PYQ आया जो आपका गलत हुआ या फिर आपने सही किया, अब वो PYQ तो रिपीट होना नहीं है, उसके ऑप्शंस रिपीट होंगे, उसकी थीम्स रिपीट होगी। जिस ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं आता उसको ChatGPT के में डालो और उससे बोलो कि यार इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को, और 5-6 MCQ बना दो उसके बारे में, लमसम एक आइडिया मिल जाएगा। ऐसे चारों ऑप्शन के साथ कर सकते हो आप। उस थीम के अराउंड ChatGPT से पूछ लो तो इस थीम में इस क्वेश्चन के अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन बता देगा, वो सॉल्व करो आप। आपकी एक बहुत होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स की, बिकॉज आपने हर PYQ के हर ऑप्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके कर रखा है। दूसरी चीज़,
ड्यूरिंग मेंस जैसे मैंने बताया कि पहले खुद आंसर लिखो, जो भी लिख पाते हो, अच्छा गंदा कुछ मैटर नहीं करता। उसके बाद चैट जीपीटी से आंसर लिखवाओ, या जैसे मेरे पास रूममेट भी थे उनसे आंसर लिखवाओ, एंड एनालाइज की कैसे और आगे कर सकते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल्स, क्या कोड्स, क्या कुछ नए चीज़ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे इनोवेटिव वर्ड्स, पॉइंटर्स। दूसरी चीज़ जो मेंस में काम आई, कुछ वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज। तो मैं क्या करता था कि चैट जीपीटी से मैंने पूछा, सिंपली पूछो सोशियो इकोनॉमिक कभी भी वर्ड आए तो इसके बारे में मेरे दिमाग में 5 चीज़ें क्या आनी चाहिए। ठीक है। फिर उन 5 चीज़ों में 4 सब डायमेंशन क्या आनी चाहिए। अब कभी भी सोशियो इकोनॉमिक वर्ड आएगा, मैं उसको 20 तरीके से खोल सकता हूँ। इन दी एंड सब्जेक्टिव पेपर में नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा लिखने हैं और रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और वो लिखे जा रहे थे। ऐसे ही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट के बारे में 20 चीज़ें, 5 पॉइंट, 5 के बाद सब 4 क्लाइमेट चेंज के कॉज के बारे में, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में। एंड आप क्योंकि पीवाई प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को कर रहे हो, वो वही रिपीट हो रहे हैं। जैसे इस बार सुनामी करके एक टॉपिक आया था ज्योग्राफी में, आ चुका था पहले, और कोई करंट अफेयर लिंक नहीं है इसका, कोई सुनामी नहीं आई आसपास। लिंक है क्योंकि पीवाईक्यू में आया था। अगर किसी ने सुनामी की डेफिनेशन, सुनामी का फिनोमेना चैट जीपीटी अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने जब पढ़ा था, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा अलग था, बहुत अच्छे से तुरंत आंसर लिखा जा सकता था उसका। एंड लिखा, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट फॉर इंटरव्यू। आई थिंक चैट जीपीटी से सवाल ऐसे पूछो ना, कि उससे ये मत पूछना कि मेरे डेफ पे सवाल बना दो। उससे पूछना कि एक कॉमन पर्सन जब भी कोई ये वर्ड सुनता है, लेट सपोज मेरे में यूकुलेले लिखा था, मैं आई प्ले यूकुलेले, तो उसके मन में 10 कॉमन सवाल क्या होते हैं। अगर आपने नॉर्मल पूछा कि यूकुलेले पे सवाल बना दो, वो टफ सवाल बना देगा, बट एक्चुअली इतने टफ सवाल नहीं पूछे जाते। ह्यूमंस ये नहीं पूछता कि स्ट्रिंग में कितनी फ्रिक्वेंसी है, ये सब। वो नॉर्मल सवाल, किससे बना है, कहाँ से आया है ये, इसको आप कब प्ले करते हो, बहुत नॉर्मल सवाल है। तो वो ऐसे नॉर्मल सवाल बना के देगा, और उसके नॉर्मल आंसर आप आपस में डिस्कस करके तैयार करो, नॉट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आंसर बहुत एक फॉर्मल और एक ऐसे आंसर देता है जो एक्चुअली इट्स नॉट अ ह्यूमन आंसर। और इंटरव्यू में आपको ह्यूमन दिखना है बहुत ज़्यादा, तो लोगों से बात करो, ट्राई हो सके तो ओल्ड लोगों से बात करो, बिकॉज अंत में वहाँ पे ओल्ड लोगों से बात करनी है आपको। तो वो बेटर, बहुत अच्छा तरीका था। कुछ AI टूल्स आए हैं इंटरव्यू के लिए, बट दे आर नॉट दैट ग्रेट। राइट। ये एक तरीका हो सकता है। तो दिस इज हाउ आई यूज। राइट, नाइस। लास्ट मैसेज है, आपने भी आई थिंक लास्ट ईयर आप किसी फेज में थे, एज अ स्टूडेंट थे, तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स आपके पास भी लगभग 60 दिन बचे हुए हैं, 65 दिन बचे हुए हैं। आप बस वही बताइए जो आपने किया था, जो स्टूडेंट्स अभी 2026 के लिए प्री देना चाहते हैं, आपने क्या किया था, व्हाट वर द बेस्ट प्रैक्टिसेस सो दैट दे विल गेट एन आइडिया। मेरी 3 चीज़ें बता सकता हूँ मैं। नंबर 1, बहुत सारे सवाल करो, बहुत सारे सवाल करो। पहले PYQ करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह करना। पहले टेस्ट सीरीज में मत कूद जाना, बिकॉज PYQ आर मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ कि डोंट ओवर फोकस ऑन पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट बराबर से इम्पोर्टेंट है, बराबर से सवाल आते हैं। लोग क्या करते हैं कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत रटने में वो बिल्कुल मगन हो जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट छोड़ देते हैं, जबकि इन्वायरमेंट के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो इन पे बहुत फोकस करना ज़रूरी से। एंड थर्ड, बी कॉन्फिडेंट, बी ओवर कॉन्फिडेंट। पेपर के पहले आराम से सो के जाना, यही सोचना कि अगर किसी एक बच्चे का भी प्रीलिम्स में हो रहा है तो वो मैं हूँ और कोई नहीं है। राइट, ग्रेट, ऑसम। आई थिंक एक बहुत ही रॉ रियल कॉन्वर्सेशन हुई है। आई थिंक जो भी अभिजीत के अंदर से जो भी बात आई, आई थिंक स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम दी हार्ट। और आई विश कि इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपका भी बहुत साल वेस्ट ना हो। फॉलो द एडवाइस, बिकॉज दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इन्होंने किए हैं, एंड स्टार्ट अप्लाइंग। इन केस शुड यू फील कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, वी विल बी देयर टू रिप्लाई। एनीथिंग एल्स अभिजीत यू वांटेड टू एड्रेस द ऑडियंस? नहीं, बस एक लौती चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, आप जब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत यूथ स्टेज पे करते हो, प्राइम स्टेज पे करते हो। डोंट वेस्ट योर एंटायर यूथ ऑन दिस एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट बहुत सारे एवेन्यूज़ और भी हैं। आप इस एग्ज़ाम को निकाल के कोई बहुत बड़े नहीं हो जाओगे, इस एग्ज़ाम को ना निकाल पाने से बहुत छोटे नहीं हो जाओगे। बहुत ब्यूरोक्रेट्स है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत नॉन ब्यूरोक्रेट्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लीज़
do something else, do cultivate some other skills as well apart from this exam, and it would probably help you. ग्रेट, थैंक यू सो मच अभिजीत। और एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों की तरफ से भी थैंक यू बोल देता हूँ अभिजीत को कि यहाँ पर आने के लिए। एंड आई विश यू कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, आप हमारे इंडिया को एक अच्छी पॉलिसी लेकर आएँ, और आई बिलीव यू आर फ्रॉम द हेल्थ केयर बैकग्राउंड, तो एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम पॉलिसी लेकर आएँ, इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।